Hello everyone, welcome back to the Company Law Fast Track Batch. I hope everyone is safe at your end and doing great. So हम स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन टू केएमपीज। अब यहाँ पे हम मेजर अमेंडमेंट्स भी कवर करेंगे, बट आपको क्या ध्यान में देना है कि आपका एग्जाम कब है, अकॉर्डिंगली आपको उस अमेंडमेंट्स का कवर करना है। जैसे कि अगर अभी रीसेंट अमेंडमेंट की बात करूं तो मार्च में एक अमेंडमेंट आया था रिगार्डिंग शेड्यूल 5, दैट मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके अमेंडमेंट आया था। मैं आपको वो भी बताऊंगी, बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपके एग्जाम जून में है, सपोज जून में है या फॉर एनी रीजन पोस्टपोन हुए हैं टू जुलाई और अगस्त, वट एवर बी द केस, तो आपको पिच मतलब दिसंबर तक के ही अमेंडमेंट्स कवर करने होंगे। अगर आपके एग्जाम दिसंबर 21 में है तो ऑब्वियसली जून 21 तक अमेंडमेंट्स कवर करने होंगे। तो स्टडी अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरा काम है आपको अमेंडमेंट्स बताना, क्योंकि मैं अभी हम लोग लेटेस्ट क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो जो जो अमेंडमेंट्स आएंगे मैं आपको सारी की सारी साथ साथ बताती जाऊंगी, चाहे वो सीएसआर में आई हो चाहे शेड्यूल 5 में आई हो, ठीक है। बट आपको स्मार्ट मूव लेना है, ये समझ के पढ़ना है कि आप मेरा एग्जाम कब है, मुझे वहीं तक की अमेंडमेंट्स पढ़नी है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं ऑब्वियसली बता रही हूँ तो आपको समझना है, काम आएगा आपके लिए। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुद देखना है कि अगर मेरे एग्जाम सपोज पोस्टपोन हुए फॉर एनी रीजन, जुलाई में है, अगस्त में है, तो मुझे पिछले दिसंबर तक की ही अमेंडमेंट्स पढ़नी है, उससे बाद की नहीं पढ़नी है फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ना, फाइन। So managerial remuneration. NRC committee, while formulating the policy regarding remuneration, shall ensure that the level and composition of the remuneration is reasonable and sufficient to attract. जब हमने NRC committee के बारे में पढ़ा था ना, ऑडिट कमेटी NRC कमेटी है ना, तो हमने क्या पढ़ा था कि वो NRC कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है कि जो मेरी मेन पोजीशंस होती हैं उस पर कौन सा बंदा आना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं, प्लस उनकी रेम्यूनरेशन, उनके एरिया ऑफ वर्क को भी डिफाइन करती हैं। तो जब हम किसी मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एनआरसी कमेटी सारी चीजें देख के अपॉइंट करती है कि भाई वो बंदे के अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल लेके वो आपकी कंपनी में आ रहा है, उसको उतना तो ऑब्वियसली पे होना ही चाहिए कि उसकी स्किल की, उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट हो। फाइन, ये आपके नॉर्मल फील्ड में भी होता है कि आपको जितनी अच्छी नॉलेज, जितना अच्छा एक्सपीरियंस है, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो, उतना जस्टिस आपके साथ होता है। सो वही सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। सो सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन and managerial remuneration. The overall managerial remuneration to director, including MD, whole-time director and manager, is summarized as under. अच्छा, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बोला था ना कि कुछ रेजोल्यूशंस, मतलब कुछ जैसे हम पढ़ते हैं MGT 14, तो हमें सबके बच्चों के माइंड में क्या होता है कि जब मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तभी हम MGT 14 फाइल करते हैं। बट मैंने क्या बोला था, ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जो मेरा बोर्ड रेजोल्यूशन भी अगर पास हो रहा है उनके लिए भी हम आरओसी को किस में इंटीमेट करते हैं, MGT 14 में करते हैं। या आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आप बताओ कि मुझे कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिसमें मेरे बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए भी MGT 14 जाता है। सो आई एम हियर विद द आंसर। आई होप आपने भी यही सारी बातें समझी होंगी, ठीक है। तो चलो, ये तो प्रीवियस क्लास का था हमारा। अब हम बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल की, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे कौन कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। टू डिफरेंशिएट वेरी ब्रीफली, हमें पता है एग्जीक्यूटिव की वो मेरे जो कंपनी के साथ हमेशा है, मेजॉर मतलब सारा काम मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स करें। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या हो गया कि मैं बोल सकती हूँ पार्ट टाइम है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कि भाई वो मीटिंग में आ रहे हैं, एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं, बट मेरी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है कंपनी की। मेरा पूरे जो दिन में मेरा कंपनी का काम होता है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो दोज आर माय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब अगर कोई काम कर रहा है आपके लिए तो ऑब्वियसली उसको आपको पे बैक तो करना ही है। तो हम उनको कैसे पे बैक करते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं। रेम्यूनरेशन कैसे, कब कब दी जाती है, तो बोलता है कि जब देखो कंपनी, सब आपकी अगर अपनी पर्सनल लाइफ की भी बात करूं तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऑब्वियसली आपके लिए कोई काम कर रहा है, आपके लिए कोई कुछ करता है, आपको क्या जेस्चर आता है कि यार हमें भी उनके लिए इन रिटर्न कुछ करना चाहिए। एंड यहाँ तो कंपनी का की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है
तो जो मेरे डायरेक्टर्स अपना खून पसीना दे के मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, 24/7 कंपनी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको रेम्युनरेशन मिलेगा। प्लस मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी मिलेगा, बिकॉज वो भी अपनी स्किल्स यूज करके अपने एक्सपीरियंस से हमें एडवाइसरी रोल प्ले करते हैं हमारी कंपनी में। तो जब भी मेरी कंपनी में प्रॉफिट होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों को रेम्युनरेशन दिया जाता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो अमेंडमेंट आया है, अब अमेंडमेंट अगर हम इग्नोर करते हैं तो क्या है, अभी तक क्या होता था कि अगर मेरी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों लोगों को, एग्जीक्यूटिव को भी नॉन एग्जीक्यूटिव को भी, दोनों को रेम्युनरेशन दिया जाता था। परसेंटेज डिफर करती थी, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट है तो दोनों लोगों को उनका रेम्युनरेशन मिलता है, उनके काम का उन्हें पैसा मिलता है। लेकिन अगर मेरी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या या फिर लॉस है उस साल, तो फिर क्या होता था कि मेरे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को स्केड्यूल 5 के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन दिया जाता था। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अगर जिस साल प्रॉफिट है तो दोनों को रेम्युनरेशन मिलता था, लेकिन जिस साल कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ है या लॉस है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, या उस साल मेरी कंपनी को लॉस हुआ है, तो क्या होता था कि कंपनी अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो पे करती ही थी। अब वो पे कैसे करती थी, वो पे अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 5 पार्ट 2 करती थी, कि हम पढ़ते थे कि इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग उनकी क्वालिफिकेशंस को देख के ये सारी चीजें डिटरमाइन करती थी कि उन्हें कितना पे हो रहा है। तो मतलब पे करते थे बट कम करते थे, अब बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव के साथ क्या होता था कि जिस साल मेरी कंपनी के इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्युनरेशन के नाम पे 0 मिलता था, ठीक है। उन्हें रेम्युनरेशन के तौर पे कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ वो जो सिटिंग फीस होती है वो तो वैसे भी रेम्युनरेशन से अलग होती है, ठीक है। तो उनको सिर्फ उनकी सिटिंग फीस मिलती थी, लेकिन उनको रेम्युनरेशन नहीं मिलता था। अब अमेंडमेंट क्या आया, एक साल था मार्च 2021, वहां उसमें क्या अमेंडमेंट आया कि देखो, ये तो नाइंसाफी हो गई ना, कि वैसे तो तुम उनसे एडवाइजरी रोल ले रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम्हारी मीटिंग में आ रहे हैं, कंपनी की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो जिस साल तुम्हें प्रॉफिट नहीं होता तुम बोलते हो हम तुम्हें रेम्युनरेशन नहीं देंगे, सिटिंग फीस तो वैसे भी देते थे, वो तो अलग होती है रेम्युनरेशन, तो उसको तो भूल जाओ, वो तो है ही है, लेकिन तुम रेम्युनरेशन नहीं देते थे, तो ये तो एक तरीके से नाइंसाफी होगी ना। वैसे भी अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो इतनी मेजर तरीके से इकोनॉमी इंपैक्टेड है, तो क्या उन्हें हक नहीं है कि अगर वो तुम्हारे कंपनी के लिए काम आते हैं तो तुम भी इस टाइम पे काम आओ उनके, या आने वाले टाइम्स में काम आओ अब से आगे तक। तो अब क्या अमेंडमेंट आया कि अगर अब कंपनी को अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है, तो मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रेम्युनरेशन मिलेगा। पहले क्या था, बिफोर अमेंडमेंट नहीं मिलता था, सिर्फ सिटिंग फीस होती थी, लेकिन अब क्या बोला कि जैसे तुम मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का कैलकुलेट करते हो ना, अपने स्केड्यूल 5 में पार्ट 2 के अंदर कैलकुलेट करते हो उनकी रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू दी इफेक्टिव कैपिटल, वैसे ही तुम लॉस के टाइम पे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के टाइम पे मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी रेम्युनरेशन दोगे, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दी सेटिंग फीस। तो ये है मेजर अमेंडमेंट। अब आपको मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि आपका एग्जाम कब है, अकॉर्डिंगली आपको ये अमेंडमेंट को पढ़ना है, एंड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, डेफिनेटली आएगा आपके, अगर ये अमेंडमेंट आपके अटेम्प्ट में कवर हो रही है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है पूरा का पूरा, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, वो अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा एंड आप वो मार्क्स फॉर, मतलब ऑब्वियसली वो मार्क्स तो आप ग्रैब कर ही सकते हो। फाइन। सो हमने बोला बेस्ड ऑन प्रॉफिट की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमने बोला अब मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कितना मिलेगा अगर मेरी कंपनी में प्रॉफिट है। तो उन्होंने बोला द रेम्युनरेशन पेएबल टू एनी वन, अगर मेरी कंपनी में सिर्फ एक ही है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है, पता है ना, एक ही हो सकता है, ठीक है, या होल टाइम डायरेक्टर है, एक ही बंदा मेरी पूरी कंपनी की फंक्शनिंग देख रहा है, तो हमने बोला उस इंडिविजुअल को आप 5% तक क्या दे सकते हो, रेम्युनरेशन दे सकते हो। 5% किसका, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198, ठीक है। सो आप 5%, अगर एक ही बंदा है तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आप उस पर्सन की रेम्युनरेशन तय कर सकते हो।
अगर मेरी कंपनी में एक से ज्यादा बंदे हैं, एक से ज्यादा एमडी हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा बंदे हैं, दैट मीन्स इफ देयर इज मोर देन वन सच डायरेक्टर, रेम्युनरेशन शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू ऑल सच डायरेक्टर्स एंड मैनेजर टेकन टुगेदर। मतलब जितने भी मेरे डायरेक्टर की पोजीशन की बात हो रही है ना, अगर एक से ज्यादा है उसके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक से ज्यादा है तो सबको मिला के 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैक्सिमम बोला है 10%, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर एक से ज्यादा है तो 10% देना ही देना है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि आप क्या करते हो। आप 7% तय कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 9 कर रहे हो, बट आप 10 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, 10 आपकी मैक्सिमम लिमिट है अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर्स है। अगर एक ही है, हमने जैसे बोला एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, तो फिर उस केस में हम इंडिविजुअल को 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 198 हम दे सकते हैं। ठीक, अगर अब नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, हमने बोला एग्जीक्यूटिव तो है ही है लेकिन साथ में मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव भी हैं, ठीक है, तो फिर इनको कितनी रेम्युनरेशन दोगे? रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स नॉर होल टाइम डायरेक्टर्स। ठीक है, ना वो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना आपके होल टाइम डायरेक्टर है, मतलब क्या है, वो मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। उन्होंने बोला कि अगर ये लोग आपकी कंपनी में है, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर भी आपकी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, तो मतलब क्या है, ये सिर्फ एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं, मीटिंग्स में आते हैं, डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, लेकिन मेरी रेगुलर फंक्शनिंग में नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेरी कंपनी में। तो फिर कंपनी ने बोला कि देखो हम ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हैं पैसे, तो तुम्हें हम कितना दे सकते हैं रेम्युनरेशन, अगर ये लोग हैं मेरी कंपनी में, तो हमने बोला 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको हम बांट सकते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर मेरी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो इन पे लोड ज्यादा आ जाता है, इनको और चीजों को मैनेज करना पड़ जाता है, तो हमने बोला अगर उस केस में अगर मेरी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, तो फिर मेरे पास ऑब्वियसली मार्जिन आ जाता है एक नॉन एग्जीक्यूटिव को ज्यादा देने का, तो हमने बोला फिर हम तुम्हें 3% दे सकते हैं, 3% ऑफ नेट, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस मीन्स अगर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर मेरी कंपनी में नहीं है, तो हम तुम्हें 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे देंगे क्योंकि तुम्हारे पे वर्कलोड ज्यादा आ जाता है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट आप इसको अपने नोट्स में एज इट इज कॉपी कर लो, आपको रिवाइज करने में चीजें आसानी होगी। ठीक है, तो ये क्या था, ये बेस्ड ऑन प्रॉफिट था, प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव को इतना देंगे, एग्जीक्यूटिव तो है ही है, साथ ही साथ नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, तो हमने बोला 1% ऑफ नेट प्रॉफिट दे देंगे। एग्जीक्यूटिव नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को हमने बोला प्रॉफिट भी हो रहा है, मार्जिन भी है, तो 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। फाइन, फिर बात आती है सिटिंग फीस की, जो हम पे करते हैं अपने डायरेक्टर्स को फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, अब याद रखना सिटिंग फीस आपकी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक दी जा सकती है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, इसके बाहर आप नहीं दे सकते हो। फाइन, एंड अगर मेरी सपोज एक बोर्ड मीटिंग हुई एंड वो बोर्ड मीटिंग मेरी एडजर्न हो गई, तो ऐसा नहीं कि उनको एडजर्न बोर्ड मीटिंग के लिए भी सिटिंग फीस मिलेगी, नहीं, एक ही बार सिटिंग फीस मिलती है, भले वो मीटिंग अगर एडजर्न हो जाती है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सिटिंग फीस नहीं मिलती है। So the amount of sitting fees payable to a director for attending meeting of the board or committees thereof may be such as may be decided by the board of directors or NRC committee, ठीक है, thereof which shall not exceed the sum of rupees 1 lakh पर मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी देयर ऑफ। एक मीटिंग की एक डायरेक्टर को 1 लाख से ज्यादा की सिटिंग फीस हम नहीं दे सकते, 1 लाख इज माई अपर लिमिट। ठीक है, उससे कम कर सकते हो वो आप डिसाइड कर सकते हो, बट 1 लाख से ज्यादा सिटिंग फीस नहीं हो सकती। एंड अगर मेरी मीटिंग एडजर्न हुई है तो ऐसा नहीं कि एडजर्न मीटिंग की आपको अलग से सिटिंग फीस मिलेगी, ऐसा नहीं होता। फाइन, अब हमने यहाँ पे क्या बात करी है, अगेन सेम यही चीज आ रही है। फिर हमने अब यहाँ पे क्या बात करी कि अगर आपकी कंपनी में लॉस हो रहा है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं। फाइन,
सो अगर लॉस हो रहा है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो हमारे जो अमेंडमेंट आई है उससे पहले अगर हम उसको अभी इग्नोर कर दें, तो मैं आपको दोनों तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। अगर मेरी अमेंडमेंट नहीं है, सपोज इसको अभी हटा दो, अगर अमेंडमेंट नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन 1 ही वैलिड होता है, एंड वो किसके लिए वैलिड है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। दैट मीन्स मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में, मेरे मेरे लॉस के केस में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कुछ भी नहीं मिलता है अपार्ट फ्रॉम दी सेटिंग फीस। हम पहला यही केस मान रहे हैं। दो केस फिर से सुन लो। फर्स्ट केस हम बिफोर अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, आप अपने एग्जाम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। सो फर्स्ट केस बिफोर अमेंडमेंट क्या बोलता है कि मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस उनको कुछ भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। जो 1% 3% देगा, हमने बोला नहीं दे सकते हैं हम तुम्हें, सॉरी, बट हम तुम्हें सिटिंग फीस तो ऑब्वियसली देते ही हैं, ठीक है। तो बट एग्जीक्यूटिव को कितना मिलेगा वो पढ़ते हैं। बोलता है कि अगर मेरी कंपनी का लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो फिर पार्ट शेड्यूल 5 है ये, ठीक है। शेड्यूल 5 पार्ट ए क्या बोलता है कि अगर मेरी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है, वेयर द इफेक्टिव कैपिटल इज नेगेटिव, अगर मेरी जो इफेक्टिव कैपिटल है वो नेगेटिव में है या लेस देन 5 करोड़ है, 5 करोड़ से कम की बात करें, नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है, तो फिर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 60 लाख रुपीस तक दे सकते हैं। ये क्या है? ये पर डायरेक्टर है, ठीक है। 60 लाख रुपीस पर डायरेक्टर की बात हो रही है, फाइन। सो हमने बोला अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ रुपीस है तो हम अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट कितना दे सकते हैं? 60 लाख रुपीस पर डायरेक्टर की बात हो रही है, फाइन। अगर हमने बोला कि इफेक्टिव कैपिटल कंपनी की 5 करोड़ एंड अबव है बट लेस देन 100 करोड़ है, समझो यहाँ पे लेस देन 5 करोड़ था तो 5 यहाँ आ रहा है। अगर 5 करोड़ है तो आप सेकंड कैटेगरी में आ जाते हो। 5 करोड़ एंड अबव है बट लेस देन 100 करोड़ रुपीस है, तो फिर आप कितना दे सकते हो? 84 लाख रुपीस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दे सकते हो इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर मेरी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ एंड अबव बट लेस देन 250 करोड़ है तो फिर हम कितना दे सकते हैं? 120 लाख रुपीस दे सकते हैं पर डायरेक्टर, फाइन। और अगर मेरी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ एंड उससे ज्यादा है, ठीक है, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, कुछ भी कितना भी ज्यादा है, तो फिर उस केस में हम 120 लाख, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है 120 लाख प्लस 0.01% of the effective capital in case of effective capital in excess of 250 लाख, ठीक है। कि भाई हमने फोर्थ कैटेगरी क्या होगी? 250 करोड़ एंड अबव, ठीक है। तो अगर मेरी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो हमने बोला 250 करोड़ तक तो हम 120 लाख दे ही रहे थे, तो हमने बोला वो तो है ही है, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे 250 करोड़ से ज्यादा है तो ज्यादा के लिए जितना ज्यादा है, ठीक है, उसका 0.01% हम आपको और ऐड करके दे देंगे। वो क्या होगा? वो आपकी रेम्युनरेशन मानी जाएगी इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो चलो सपोज ये करते हैं कि हमने जब बोला 250 करोड़ एंड अबव की अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल लेते हैं। से सपोज हमारी जो इफेक्टिव कैपिटल है वो है सपोज 260 करोड़, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 250 करोड़ एंड अबव की अगर कैटेगरी में हम आ रहे हैं तो दैट मीन्स मैं फोर्थ पॉइंट में आ रही हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है? 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द एक्सेस ऑफ 250 लाख। दैट मीन्स इन एक्सेस ऑफ 250 लाख कितना है? 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ का 0.01% करोगे तो आई गेस ये आएगा 10,000। तो इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब इन एडिशन टू 120 लाख पर डायरेक्टर पर एनम, फाइन। ये क्या लिमिट जो है पर डायरेक्टर पर एनम की है, फाइन। तो ये है मेरा अभी जो अमेंडमेंट आया है उससे पहले की बात ये हो रही है, ठीक है। इसमें अभी कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, जो जैसा चलता आ रहा था वैसा ही है। और हमने बोला ये तो मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए था। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में बिफोर अमेंडमेंट की बात करूं जो मार्च 21 में आया है, उसके पहले की बात करूं तो हमने बोला था कि बिफोर मतलब अगर आपका लॉस है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो हम आपको कुछ नहीं देंगे अपार्ट फ्रॉम सिटिंग फीस, फाइन। और मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ये लिमिट के अंदर दिया जाता था।
लेकिन अगर मेरा बोर्ड चाहता है कि भाई इस लिमिट के हम बियॉन्ड जाके दें, या जो मैंने आपको पहले बताया कि 5%, 10% या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इन केस ऑफ प्रॉफिट वी आर टॉकिंग 1%, 3%, मतलब अगर मुझे कोई भी लिमिट से एक्सेस देना है, चाहे वो मेरा प्रॉफिट का केस बन रहा हो, चाहे मेरा लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस बन रहा हो, मुझे हर बार स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना होगा। उसके उसके अलावा मैं इनको एक्सेस में जाके लिमिट के बियॉन्ड जाके नहीं दे सकती, बिकॉज पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर्स का लगा है। अगर मैं वो जो लिमिट तय है उससे बियॉन्ड जाके देना चाहती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे जिनका जो ओनर है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। फाइन, ठीक है, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी होगी? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ठीक, अब अगर मैं, जैसे हमने ये आप मान लो कि बियॉन्ड द लिमिट जाने की बात हो रही है किसी भी परसेंटेज की, 5, 10, 1, 3, या ये जो हमारा इन लॉस के केस में इनके भी बियॉन्ड जाना है, तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बियॉन्ड दे सकते हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। अब मैं बात करती हूँ अमेंडमेंट जो आई है। ठीक है, अमेंडमेंट में क्या बोला कि ये अब आप बॉक्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए है कि अगर मेरी कंपनी में लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है और मेरी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव में है या 5 करोड़ से कम है, तो मैं फर्स्ट बॉक्स में आऊंगी, तो मैं अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपार्ट फ्रॉम दी सिटिंग फीस क्या दे सकती हूँ? 12 लाख पर डायरेक्टर पर एनम। तो आप समझ लो कि उनके साथ भी जस्टिस हो रहा है कि भाई क्यों सिर्फ हम तुम्हें, तो एडवाइस तो हम हर टाइम देते हैं, ये तो नहीं देख के देते ना कि भाई तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम हर मीटिंग में आ रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं एफिशिएंटली, और तुम क्या बोल रहे हो कि जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस के केस में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब उनकी भी वैल्यू है, ऑब्वियसली होनी चाहिए थी पहले से, लेकिन अब चेंज आया है, ये चेंज जो है इमीडिएटली इफेक्ट में आ गया है। ठीक है, सो अब क्या बोला गया कि मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम लॉस के केस में क्या दे सकते हैं? 12 लाख पर डायरेक्टर पर एनम। अगर किसी को, कंपनी को 12 लाख से ऊपर देना है तो फिर हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। सेकेंड, अगर मेरी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ एंड अबव है बट लेस देन 100 करोड़ है, तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना दे सकती हूँ? 17 लाख पर डायरेक्टर पर एनम। इससे ऊपर जाना है स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड केस, 100 करोड़ एंड अबव है बट लेस देन 250 करोड़ है, तो 24 लाख पर डायरेक्टर पर एनम। इससे बियॉन्ड जाना है स्पेशल रेजोल्यूशन। और फोर्थ केस, 250 करोड़ एंड अबव है तो फिर 24 करोड़ जो, और जो मेरे 250 के एक्सेस में है उसका, सिर्फ एक्सेस का 0.01% करके मैं दे सकती हूँ इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। इनके बियॉन्ड जाना है तो अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब क्या है, अब हम लॉस के केस में, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपार्ट फ्रॉम दी सिटिंग फीस हम उनको रेम्यूनरेशन भी दे सकते हैं। पहले रेम्यूनरेशन देना वाज नॉट अलाउड। बात आती है इफेक्टिव कैपिटल। इतना पढ़ लिया इफेक्टिव कैपिटल का, इतना इफेक्टिव कैपिटल इतनी है, तो बड़ी इफेक्टिव कैपिटल है क्या? तो हमने बोला इफेक्टिव कैपिटल मींस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिबेंचर। दैट मींस कितना हो गया? ये 6 आइटम्स को हमें ऐड करना है। पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। ठीक है, तो 6 आइटम आपके ऐड होंगे एंड इसमें से हम 3 माइनस करेंगे। तो 6 और 3 का गेम समझ लेना। 6 ऐड करेंगे, 3 माइनस करेंगे। माइनस में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को माइनस करेंगे, प्लस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। मतलब इन तीनों, ये 3 हमारे क्या होंगे? माइनस होंगे। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, ये 6 में से ये 3 आइटम को माइनस करेंगे, तब मेरी कंपनी की उस पर्टिकुलर टाइम की इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो ये टेबल है ऊपर की, वो डिटरमाइन करेगी कि मेरे किस डायरेक्टर को कितना पे करना है। एंड बियॉन्ड जाना है तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही होगा। ये जो चीज आप याद कर सकते हो, देखो दिस इज व्हाट आई कैन रिकमेंड, क्योंकि इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको याद करना ही पड़ेगा कि इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। याद कर लोगे बेटर है। अगर जस्ट इन केस आपका आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन अटेंड दैट ऑल्सो। अब बात आती है पार्ट बी की। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरी कंपनी में लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने क्या बोला कि मैं स्केड्यूल 5 के अकॉर्डिंग अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, और आफ्टर अभी जो अमेंडमेंट आया अगर मैं उसकी भी बात करूं, तो मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं।
रेम्यूनरेशन कैसे दे सकते हैं, तो स्केड्यूल 5 में क्या बोला था कि पार्ट ए की मैं बात करूं तो उन्होंने बोला कि इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेना एंड उसके हिसाब से डिटरमाइन कर लेना 4 बॉक्स में कहाँ तुम फॉल हो रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। हमने बोला ठीक है, वो बात तो हो गई, लेकिन उन्होंने बोला साथ ही साथ एक और कंडीशन भी चेक करना। सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल निकालने से तुम्हारा काम नहीं होगा, ये ए प्लस बी है, ये दोनों अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही आप उनको अपने लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट जब आता है तभी आप उनको रेम्यूनरेशन दे पाओगे। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जो पार्ट ए हमने पढ़ा है ये, इसके साथ पार्ट बी, ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप उनको लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट में क्या दे सकते हो, रेम्यूनरेशन दे सकते हो। तो दोनों कंडीशंस कंप्लाई करनी है, एक कंप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है पार्ट बी की, कि इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सन हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब क्या जिनको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो लॉस के केस में, वो पर्सन अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा हो। प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या है कि भाई ऐसा नहीं है, प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो काम कर रहा है उसको उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है, बायस नहीं है, वो अपना प्रोफेशनल एडिक्वेसी के साथ काम कर रहा है, तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है वो, तो आप उसको लॉस में भी रेम्यूनरेशन दे सकते हो। सेकंड क्या बोलता है, इफ सच मैनेजरियल पर्सन इज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि आप लॉस के केस में, देखो प्रॉफिट के केस में कुछ भी चेक करने को नहीं बोल रहा कि वो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है नहीं कर रहा, इंटरेस्ट है नहीं है, कुछ भी चेक करने को नहीं बोलता। लेकिन जहां लॉस आता है वहां पे बोलता है कि तुम चेक करो, बिकॉज हमें अकॉर्डिंगली देनी है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे तो हम पे भी नहीं करेंगे। तो उस केस में कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ती है कि जो पर्सन को आप लॉस के केस में रेम्यूनरेशन देने की बात कर रहे हो, क्या वो पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा तो नहीं कि उसका मेरी कंपनी की कैपिटल में कोई इंटरेस्ट है, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, सब्सिडरी की कैपिटल में कुछ इंटरेस्ट होल्ड करता है, डायरेक्टली कर रहा है या इनडायरेक्टली कर रहा है, या फिर एनी अदर स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो बोलते हैं किसी भी तरीके से उसका आपकी कंपनी की कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बट इसका एक एक्सेप्शन बोलता है कि अगर 0.05% तक होल्ड करता है इंटरेस्ट तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बियॉन्ड दैट अगर होल्ड करता है तो अलाउड नहीं है। फिर उस केस में वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स उसको लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट के चलते उसको क्या नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर बात आती है थर्ड की, नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट और रिलेटेड टू डायरेक्टर और प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे प्रमोटर्स से, मेरी कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग या सब्सिडरी के भी, मेरी खुद की कंपनी जिसमें वो है उसकी होल्डिंग उसकी सब्सिडरी, ऐसा तो नहीं कि उनके प्रमोटर्स के साथ इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ये चेक करोगे कहाँ कब से, कि हमने बोला एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर और आफ्टर द अपॉइंटमेंट, मतलब जब वो अपॉइंट हुआ है उससे पहले 2 साल चेक कर लो, या जिस दिन अपॉइंट हुआ है आफ्टर भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मेरे कंपनी के प्रमोटर्स के साथ कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन बोलता है पोजेस ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन विद एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइज नॉलेज इन द फील्ड इन विच द कंपनी ऑपरेट्स। अब देखो प्रॉफिट के केस में उसने ये नहीं बोला था कि चेक कर लेना कि उसके जो कंपनी में काम करने के लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको नॉलेज है या नहीं, लेकिन जैसे ही लॉस आया तो कंपनी पैसे बचाने के चक्कर में क्या बोलती है कि चेक कर लो कि ये पर्सन को जिस पर्टिकुलर फील्ड में कंपनी काम कर रही है उसमें इसको एडिक्वेट नॉलेज है या नहीं है, उस पर्टिकुलर फील्ड में ये एटलीस्ट, मतलब या तो एक तो हमने बोला ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री तो होनी ही चाहिए, अब एकदम से डिग्री सामने आ गई, ठीक है, कि डायरेक्टर के पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, प्लस हमने बोला उसको हमारी कंपनी जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही है उसकी भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो आप चेक करोगे। मैं बोल सकती हूँ कि पहले आप ये पार्ट बी की कंडीशंस चेक कर लेना कि ये मतलब उसका कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, रिलेटेड तो नहीं है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही काम कर रहा है, या मैं बोलूँ उसके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है और एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन द पर्टिकुलर फील्ड इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग। तो ये अगर है तो ही आप उसकी इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको क्या कर सकते हो, रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट
और लॉस। फाइन। तो ये दोनों कंडीशन पार्ट ए एंड पार्ट बी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड अब जब हमने बोला आफ्टर अमेंडमेंट मेरे नॉन एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी हम पे कर सकते हैं रेम्युनरेशन, तो ऑब्वियसली उन पे भी ये कंडीशंस अप्लाई करेंगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो ऑब्वियसली वो 149 सबसेक्शन 6 तो कर ही रहा होगा, लेकिन ये भी हमें सब चेक करना पड़ेगा, तभी हम उनको इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग उनको रेम्युनरेशन पे कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करना, कैसे चेक करोगे, पार्ट बी चेक करोगे, उसके बाद देखना कि पार्ट ए वाली पार्ट बी की कंडीशंस मीट हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसको पार्ट ए के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन दे सकते हो। कोई भी लिमिट से एक्सीड करके आप देना चाहते हो तो फिर क्या होगा कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अगर अब मैं आपको ये बोलूं कि जब हमने ऑप्शन 1 दैट मीन्स जो अभी हम पढ़ रहे थे इफेक्टिव कैपिटल वाला, उसके अकॉर्डिंग हम पे कर रहे हैं, तो हमें पता है क्या, अगर देखो वो तो लिखा ही है कि अगर लॉस हो रहा है, अगर आपने ये पार्ट बी वाली चार जो कंडीशंस हैं ये फॉलो कंप्लाई हो रही हैं, तो आप इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन पे कर सकते हो। तो उसकी कंडीशंस क्या है कि भाई एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब हम अपॉइंट करते हैं, सेक्शन 196 पढ़ा था ना कि जब मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है उस समय तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ ही है, तो मतलब क्या है कि वो तो आप वैसे भी दे सकते हो क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो पास हुआ ही है। रेम्युनरेशन शैल बी अप्रूव बाय एनआरसी कमेटी, उस टाइम जब अपॉइंट करते हैं तो रेम्युनरेशन ऑब्वियसली अप्रूव होती है। और ये भी मतलब ये भी बोला जाता है, ये भी ऑब्वियसली डिस्कशन हुआ होगा कि भाई अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो इस हिसाब से पे होगा। द कंपनी, बट क्या करना है, द कंपनी हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज टू एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स और एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन or the non-convertible debenture holder or other secured creditor as the case may be shall be obtained by the company before obtaining the approval in the general meeting। मतलब क्या है कि लॉस हुआ है मेरी कंपनी में, ठीक है, तो हमें पता है कि हम इफेक्टिव कैपिटल के अकॉर्डिंग हम पे कर सकते हैं और ये चार पार्ट बी की कंडीशंस कंप्लाई हो जाए। बट उन्होंने बोला कि आपका लॉस तो हुआ है, प्लस आप फिर भी उनको रेम्युनरेशन दे रहे हो अपने मैनेजरियल पर्सन को, बट अभी तक आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसे लिए उसको नहीं पे किया है। आपका डिबेंचर्स कन्वर्ट, हमने बोला नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं किया है, उनको कन्वर्जन नहीं हुआ है, बैंक्स के पैसे देने हैं और आप क्या कर रहे हो, लॉस हो रहा है, उनके पैसे तो दे अभी तक दिए नहीं आपने, बट लॉस में आप मैनेजरियल पर्सन को फिर भी रेम्युनरेशन देना चाहते हो। तो हमने बोला पहले आपको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन इनकी लेनी पड़ेगी, तभी आप लॉस के केस में भी रेम्युनरेशन पे कर सकते हो। तो याद रखना कि प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड है, लॉस हो रहा है और अगर आपका कोई डिफॉल्ट है तो परमिशन लोगे, डिफॉल्ट नहीं है तो फिर उनको क्या लेना देना कि आप जिसको जैसे मर्जी पे करना है करो। बट अगर हम ऑप्शन 2 पे जाते हैं, दैट मीन्स अगर मैं जो मेरी लिमिट है उसके बियॉन्ड जाके पे कर रही है कंपनी, दैट मीन्स लिमिट हमारी पहले वाली भी 5-10 वाली भी या 1 and 3% या जो मेरी इफेक्टिव कैपिटल वाली लिमिट बताई है उसके भी बियॉन्ड पे करना चाहते हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये कंडीशंस तो कंप्लाई होनी ही चाहिए कि हम प्रायर अप्रूवल ले रहे हैं। अगर डिफॉल्ट हुआ है तो उनसे पूछो कि हम इनके और अबव देना चाहते हैं, लॉस में भी पूछ रहे हैं और अगर अबव देना चाहते हैं तो भी पूछते हैं कि भाई पहले उनसे परमिशन लो कि क्या हम अपने मैनेजरियल पर्सन्स को क्या हम इससे बियॉन्ड दे सकते हैं। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप दे सकते हो, प्लस फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा जोनल मीटिंग में। तो पहले आपका क्या होगा कि आपके पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स है उनसे परमिशन लोगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बियॉन्ड दे सकते हो। लॉस है तो पहले सिर्फ हमारे किससे पूछ लो, हमारे बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से पूछ के लॉस में भी उनको क्या कर सकते हो, आप पे कर सकते हो। तो ये चीजें याद रखना। आई होप आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि ये अगर आप नोट्स में अपने इनकॉर्पोरेट करोगे इट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। अब मैं अगर जो बताऊं, जो हम नोट्स पढ़ेंगे ये एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है, सेम है, बट मैंने आपको समझाने के पर्पज से वैसे समझा दिया। पढ़ोगे तो सारी की सारी वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी।
कुछ एडिशनल चीजें हैं कि आपकी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द, जब आप नोटिस बुला रहे हो जर्नल मीटिंग के लिए, नोटिस दे रहे हो जर्नल मीटिंग का, तो आप शेयर होल्डर्स के साथ और क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। आप देख रहे हो नोट्स कितने इंटेंसिव बनाए हैं शांतनु सर ने, कि आपको हर एक चीज, मतलब आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, ये नोट से पढ़ लिया, प्लस अगर आपने डिटेल क्लासेस ली है तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ समझ आया ही है। बट अगर आप फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट हो तो मैंने आपको उतना ही डिटेल में समझाया है जितने ये डिटेल्स में नोट्स बने हैं, तो आपको इसके बियॉन्ड कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या बोला, एनी रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर बाय एनी सच डायरेक्टर इन एनी अदर कैपेसिटी शैल नॉट इंक्लूड इफ द रेंडर्ड इफ दी सर्विसेज रेंडर्ड आर ऑफ प्रोफेशनल नेचर। मतलब क्या कि एक पर्सन, सपोज हमने बोला जो मेरा डायरेक्टर है ना, मैनेजरियल पर्सन, उनके पास एक अलग से डिग्री है डॉक्टर की, ठीक है, फॉर एनी इमरजेंसी वो मतलब क्या कर रहे हैं, हमारे अपनी वो डॉक्टर की कैपेसिटी में आज इन इट्स प्रोफेशनल वो कैपेसिटी वो भी मेरी कंपनी में हेल्प कर रहे हैं सपोज, ठीक है। तो हमने बोला वो जो काम कर रहे हैं मैनेजरियल पर्सन का, जो मेरी कंपनी की डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हैं, उसकी ड्यूटीज निभा रहे हैं, उसके लिए तो रेम्युनरेशन मिल ही रहा है, लेकिन हम उसको बियॉन्ड अगर उनके प्रोफेशनल नेचर की वजह से कुछ दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अलग है, उस रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है। इन दी ओपिनियन ऑफ द एनआरसी कमिटी, और फिर बोर्ड या एनआरसी कमिटी को भी लगता है कि भाई हाँ उनकी अपनी प्रोफेशनल नेचर में वो कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके मैनेजरियल जिस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट हुए थे वो तो ठीक है, लेकिन उससे अपार्ट भी सर्विसेज दे रहे हैं अगर वो, तो उस सर्विसेज के लिए भी उनको देना बनता है। एंड ये आपकी कमिटीज ने भी अप्रूव किया है। सिटिंग फीस हमने पढ़ लिया है कि बियॉन्ड 1 लाख नहीं दी जा सकती है। अब बात आती है रेम्युनरेशन ड्रॉन इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर गलती से किसी भी टाइम जाने या अनजाने में मेरे डायरेक्टर्स को एक्सेस लिमिट के बियॉन्ड दे दिया, दे सकते हैं, हमने पढ़ा है ना, दे सकते हैं एसआर पास करके, और अगर डिफॉल्ट है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ बैंक, पीएफआई एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर, इनकी परमिशन लेके आप एक्सेस दे सकते हो। बट क्या बोला आपने, ना एसआर पास किया और ना परमिशन दी, इन परमिशंस के बिना ही एक्सेस दे दिया डायरेक्टर्स को। बोलता है इफ एनी डायरेक्टर ड्रॉज or receive directly indirectly by way of remuneration any sum in excess of the limit prescribed by this section और विदाउट द अप्रूवल रिक्वायर्ड, कौन से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, एसआर और मेरे बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के भी अप्रूवल इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, आपने उनके विदाउट परमिशन दे दिया, ठीक है, वो फिर डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है, वो रिफंड करेगा सम कंपनी को, जितना एक्सेस में उसको मिला है वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी को वापस देंगे, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं है। आपको रेम्यूनरेशन जो मिल रही थी वो तो थी ही थी, आपके काम के लिए दे रहे थे, लेकिन आप शेयर होल्डर्स का एक तो पैसा लगा, ऊपर से आप अगर गलती से आपको कुछ एक्सेस भी मिल गया तो वो एक्सेस आपको रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, कितने टाइम के अंदर, विद इन 2 years और सच लेसर पीरियड एज में बी अलाउड, मतलब मैक्सिमम 2 साल के अंदर तो आपको रिटर्न करना ही करना है। इससे पहले कर देते हो या कंपनी इससे आपको कम टाइम देती है तो वो वैलिड होगा, लेकिन कंपनी मैक्सिमम 2 साल आपको दे सकती है कि आप वो एक्सेस अमाउंट रिफंड करें। जब तक वो डायरेक्टर रिफंड नहीं करता है तो हम यही मान के चलेंगे कि वो पैसा कंपनी का है एंड वो डायरेक्टर के पास इंटरेस्ट पड़ा है। इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट नहीं बोल रही हूँ, मतलब हम डायरेक्टर के पास वो पैसा आप बोल सकते हो एक सेफ गार्ड के तौर पे पड़ा है, पर वो पैसा कंपनी का ही है एंड वो कंपनी को रिटर्न कर देंगे जो भी कंपनी ने टाइम बताया है, या मैक्सिमम 2 years के अंदर अंदर करना ही है। अब कंपनी ये नहीं कर सकती कि अच्छा, डायरेक्टर्स बेसिकली ये नहीं कर सकते, तुम्हें एक्सेस मिल गया ना, रहने दो, मत दो, चल रख ले तू भाई, नहीं कर सकते। क्या वो तुम्हारा पैसा, हमने बोला नहीं, वो तो शेयर होल्डर्स का पैसा है ना, तो पहले उनसे पूछो पहले, और एक तो शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने से पहले पहले अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या इन रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर से परमिशन लो, ठीक है। अगर वो हाँ बोलते हैं कि ठीक है जो एक्सेस चला गया था गलती से, कोई बात नहीं, रहने दो यार, तो अगर वो लोग हाँ बोल देते हैं तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। बोलता है द कंपनी शैल नॉट वेव, कंपनी मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स की बात आ रही है कि डायरेक्टर्स ऐसे नहीं, किसी के पास एक्सेस चला गया तो बोल देंगे मत दे, जाने दे, चल रख ले, आपस में मिल बांट के खा लिए, नहीं कर सकते हैं वो। waive the recovery of any sum refundable to it unless approved by the company by special resolution within 2 years from the date the sum becomes refundable.
ठीक है। 2 साल के अंदर अंदर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है प्लस अप्रूवल मिल जाता है किससे, मेरे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मेरे डिबेंचर होल्डर से, जिनका कंपनी ने पैसा देना है अभी, उनसे भी अप्रूवल हो गए, वो हाँ बोल देते हैं तो तुम उसको वेव ऑफ भी कर सकते हो कि मत दे, कोई बात नहीं है। ये नहीं है तो फिर आप माफ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये क्या है कि बल्कि उनको तो मतलब ऐसा अगर रेम्यूनरेशन के बियॉन्ड मिल रहा है तो उनको खुद ही वापस करना चाहिए, बट अगर नहीं है तो कंपनी भी एक्शन ले सकती है। आप डिस्क्लोज करोगे रेम्यूनरेशन की सारी चीजें इन बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम की। क्या बोलता है, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन। मतलब क्या है कि देखो, कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है, हमारा हमने क्या बोला, CS हो गया, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये भी एक इंसान है, ठीक है। अगर इनसे कंपनी का काम करते करते अनजाने में कोई डिफॉल्ट हो जाता है जिसमें ये पर्सनली इनकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, आउट ऑफ नेग्लिजेंस से काम कुछ डिफॉल्ट हो जाता है जिनकी वजह से इनको सजा होती है। ऑब्वियसली हम, मैंने बोला ना कि जब भी कुछ गलत होगा सबसे पहले अगर KMP की बात करूं तो CSB KMP आप भी पकड़े जाओगे, ठीक है। फॉर एनी रीजन CS को नोटिस आता है, ऑब्वियसली कंपनी उनको इम्प्रिजनमेंट फाइन लगता है, कंपनी पे भी लाइबिलिटी आती है पे करने की। तो फिर कंपनी इन सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट मतलब ये फॉल्ट विदाउट इंटेंशन किसी से भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि मैनेजरियल पर्सन के लिए इंश्योरेंस लेके रखती है कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है तो वो इंश्योरेंस से वो चीज को पे ऑफ कर पाए, इंडिविजुअल पर्सनल लायबिलिटी किसी भी KMP की ना आए तब तक जब तक उसने इंटेंशनली वो काम नहीं किया है। तो कंपनी ने अगर इंश्योरेंस ली है आपको बचाने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप बच पाओ, अगर आप कुछ इंटेंशनली नहीं करते हो तो उसका प्रीमियम कंपनी पे कर रही होगी। तो कंपनी आपकी रेम्यूनरेशन से वो प्रीमियम नहीं काटती है, कंपनी खुद देती है आपको सेफ गार्ड करने के लिए, कंपनी खुद वो इंश्योरेंस का प्रीमियम देती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है और कंपनी को ये पता चलता है कि भाई आप उसमें पर्सनली इन्वॉल्व थे, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने इंटेंशनली वो गलत काम किया है, तो फिर वो जो प्रीमियम का अमाउंट था जो कंपनी आपकी इंश्योरेंस ली थी उसके बिहाफ में पे कर रही थी, वो जो प्रीमियम का अमाउंट था वो आपकी रेम्यूनरेशन का ही पार्ट माना जाएगा। क्यों, फिर कंपनी आप अपनी जेब से, जब आपने गलती करी है तो आप ही उसको पे करोगे। समझ में आया, पढ़ लोगे, यही चीज है। वेयर एनी इंश्योरेंस इज टेकन बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, सब क्या है, KMP, डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51, ठीक है, फॉर आइडेंटिफाइंग एनी ऑफ देम अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, मिसफियंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर विच दे मे बी गिल्टी इन रिलेशन टू द कंपनी। कंपनी के रिलेशन में गिल्टी है लेकिन उनकी कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं थी, द प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन पेएबल टू सच पर्सन। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप, उनकी खुद की गलती थी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो फिर जो प्रीमियम का पार्ट है वो आपकी रेम्यूनरेशन से ही डिडक्ट होता है, वो आपकी रेम्यूनरेशन का ही पार्ट माना जाता है। Statement by the auditor of the company shall make a statement as to whether the remuneration paid by the company to its director is in accordance with 197 है या नहीं है, whether remuneration paid to indirector in excess of the limit laid down under 197 and gives such other details as may be prescribed, कि अगर excess में दे रहे हैं तो ऑडिटर सर्टिफाई करता है कि क्या उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, प्लस उसके लिए क्या प्रायर अप्रूवल लिया गया है, ये सारी चीजों को कौन सर्टिफाई कर रहा है, ऑडिटर सर्टिफाई करता है। देन compensation for loss of office of managing director or whole time director, that is section number 202। so देखो हम इसको यहां से पढ़ेंगे, एक मिनट, यहाँ से हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 202 की, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। लॉस ऑफ ऑफिस किसका, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब जो मेरे KMPs हैं इनकी बात हो रही है। अगर इनका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है तो क्या, कब कब कंपनी इनको कंपनसेशन दे सकती है।
अब ध्यान रखना कि देखो हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे कि अगर वो कंडीशंस की वजह से, मतलब अब इसको दो अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि एक तो हो रहा है कि कंपनी इनको निकाल रही है, दूसरा है ये खुद छोड़ के जा रहे हैं। अगर कंपनी फॉर एनी रीजन इनको उनकी पोस्ट से हटा रही है तो कंपनी कंपेंसेशन देती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये खुद इनकी कुछ ये रीजंस है जिसकी वजह से ये अपने उस पोस्ट को छोड़ के जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो उस केस में इनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है। फाइन। सो as per the provision of 202 of Companies Act, compensation for loss of office consideration for retirement from the office may be paid, may be बोल रहा है क्योंकि दो conditions है, लिख लो, ठीक है। Two options है basically, condition C may be paid to MD, WD, whole time director, manager subject to the specified limit and except in specified cases. Ensure that the amount proposed to be paid in compensation for loss of office or for consideration for retirement from the office and is proposed to be paid only to managing director, manager, whole time director, but not to any other director of the company. मतलब क्या है कि सिर्फ 3 लोगों के लिए ही ये सेक्शन बना है, सिर्फ 3 लोगों को ही कॉम्पेंसेशन देगी कंपनी। लेकिन अगर वो जो 3 है वो कंपनी से जा रहे हैं इन रीजन की वजह से, तो फिर उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। इंश्योर दैट नो कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस or for consideration for retirement from the office is paid to the managing director, whole time director or manager in the following cases. Learn it. ये पूरा का पूरा लर्न करना है कि इन रीजन की वजह से उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा अगर वो जाते हैं। देखो क्यों जा रहे हैं, वो क्यों रिजाइन कर रहे हैं कंपनी से, कंपनी का क्या हुआ है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, दूसरी कंपनी के साथ अमेलगमेट हुई है, ठीक है। तो जो वो पोजीशन इस कंपनी में होल्ड कर रहे थे अमेलगमेशन होने के बाद या रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद, कंपनी ने वही सेम पोजीशन इनको अमेलगमेटेड कंपनी में दी, नई कंपनी में दी, बट वो ये लेने को तैयार नहीं है। तो कंपनी जो अपनी तरफ से ऑफर कर रही है ना, ये वो पोजीशन देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये खुद रिजाइन कर रहे हैं, तो कंपनी इस केस में उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन द डायरेक्टर हैज रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस अदरवाइज एज मेंशन इन ए, मतलब ऐसा कुछ भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का कोई केस नहीं है, लेकिन इनको मतलब चलते हुए बिजनेस से अपनी पोस्ट से फॉर एनी एक्सवाइजी रीजन अपार्ट फ्रॉम अमालगमेशन वाला, इनको उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया, मन नहीं है काम करने का, जो भी था इन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, तब भी इनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। थर्ड केस, व्हेन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इज वेकेटेड एज पर सेक्शन 167। जब हमने 167 पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना वैकेंसी कितने सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, कि आपने मीटिंग्स अटेंड नहीं करी है, 164 सबसेक्शन 2 की डिस्क्वालिफिकेशन है, आपने इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो वो सारे रीजन की वजह से अगर इनको रिजाइन करना पड़ता है तो फिर तब भी हम कॉम्पेंसेशन नहीं पे करेंगे। फिर बात आती है where the company is being wound up due to negligence or default of the director। इस पर्सन की वजह से, ये जो इंसान है इसकी वजह से मेरी कंपनी को मतलब ऐसी हालत होगी कंपनी बंद करनी पड़ रही है, तो इनको हम कॉम्पेंसेशन क्या दें, इनसे तो हम लेंगे, ठीक है, तब ऑब्वियसली ये केस में तो बिल्कुल भी नहीं बनता। लास्ट केस आता है व्हेन द डायरेक्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डायरेक्टर के ऊपर कोई, डायरेक्टर ने कोई फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है इन रिलेशन टू और ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट और इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ है। सब्सिडरी होल्डिंग सबको मिला के देखेंगे कि अगर सब्सिडरी में कुछ किया है, होल्डिंग में कुछ किया है, खुद की कंपनी में कुछ किया है, नेग्लिजेंस का केस है, फ्रॉड का केस है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है, तब भी ये अपनी पोजीशन से रिजाइन करेंगे एंड उस केस में भी कंपनी को कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। तो मैं बोल सकती हूँ ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसमें कंपनी इनको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं देगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैं आपको एग्जाम्स के लिए अगर मुझसे कोई पूछता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो मैं बिल्कुल नहीं बताती हूँ, बट यहाँ बोल रही हूँ कि ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार इस पर्टिकुलर चैप्टर के स्कैनर से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। अब कॉम्पेंसेशन की तो बात हो रही है, बट कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बोलते हैं अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन होगा क्या, इनकी हम एवरेज रेम्युनरेशन देखेंगे, ठीक है, जितने भी साल काम किया है उस हिसाब से हम इनकी एवरेज रेम्युनरेशन देखेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिडुअल पीरियड से, या रेसिडुअल पीरियड को यहाँ फिर लिख सकते हो रिमेनिंग पीरियड से, ठीक है, रेसिडुअल पीरियड या रिमेनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब एवरेज रेम्यूनरेशन में क्या आएगा, एवरेज रेम्यूनरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने बोला एवरेज रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए जितना टाइम इन्होंने एक्चुअली काम किया है, एक्चुअल पीरियड वर्क, मान लो कि इन्होंने 3 साल काम किया है या मान लो इन्होंने 4 साल काम किया है, तो हमने बोला उस 4 साल जितने साल काम किया है या फिर 3 years विच एवर इज लोअर, ये लॉ ने ही डिफाइन किया है 3 years, ठीक है। तो हमने बोला जितने साल इन्होंने काम किया है या फिर उसको कंपेयर करेंगे 3 years से, इनमें से देखेंगे जो कम है उस सपोज यहाँ पे क्या आता है 3 years कम है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ईयर की एवरेज रेम्यूनरेशन, 3 साल की एवरेज रेम्यूनरेशन निकाल लेंगे। फाइन। अगर मैं बोलूँ कि 2 साल काम किया है, ठीक है, तो हमने बोला इनमें से क्या लोअर है, हमने बोला 2, ठीक है, तो एवरेज रेम्यूनरेशन 2 साल की सैलरी की एवरेज रेम्यूनरेशन हम निकाल लेंगे। फाइन। सो एवरेज रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कैसे करोगे, एक्चुअल पीरियड वर्क और 3 years विच एवर इज लोअर। रेसिडुअल पीरियड क्यों करेंगे, अच्छा हम पढ़ क्यों नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेम्यूनरेशन इनटू रेसिडुअल पीरियड। तो एवरेज रेम्यूनरेशन समझ में आ गया, एक्चुअल पीरियड वर्क और 3 years विच एवर इज लोअर। रेसिडुअल पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल पीरियड रिमेनिंग, ठीक है, क्योंकि देखो हमने पढ़ा है कि एक बार में हम इनको 5 साल के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं, पढ़ा था ना। तो अगर हम एक बार में इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है और तो हमने बोला इन्होंने 4 साल बाद रिजाइन कर दिया, तो रेसिडुअल पीरियड कितना बचा, एक्चुअल पीरियड रिमेनिंग 1 साल बचा था इनके टेन्योर को कंप्लीट होने में, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने फॉर एक्स वाई रीजन रिजाइन करना पड़ा, और ये ऐसा केस है जिसमें कंपनी का कंपेंसेशन देना बनता है। तो हमने बोला एक्चुअल पीरियड रिमेनिंग कितना है, 1 साल का इनका टेन्योर बचा था और 3 years विच एवर इज लोअर, तो 1 साल, ठीक है, वो उस हिसाब से हम रेसिडुअल पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो याद कर लो, एवरेज रेम्यूनरेशन मतलब जितने साल काम किया है या 3 साल विच एवर इज लोअर। रेसिडुअल पीरियड मतलब जितने साल बचे हैं, ठीक है, इन्होंने जितने साल काम कर लिया ना, अब जितना रिमेनिंग है 5 साल के टेन्योर में जितना रिमेनिंग है उसको कंपेयर करेंगे 3 साल से विच एवर इज लोअर, एंड इन दो को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कॉम्पेंसेशन निकल आएगा। क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इस पर्टिकुलर चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूलेज आपको इजी होंगे, लिख लोगे, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मोबाइल तो साथ रखा ही होगा, ये कहने की बात थोड़ी है। सो क्वेश्चन इज कॉम्पेंसेशन टू एमडी और डब्ल्यूडी फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने बोला 5 साल के लिए एक मिस्टर एक्स से 5 साल के लिए इनका जो इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया, ठीक है, तो फर्स्ट साल इनकी रेम्यूनरेशन थी 12 लाख, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो रही है, ये आपकी पर एनम कैलकुलेटेड है, ठीक है। जस्ट इन केस अगर पर मंथ है तो ऑब्वियसली आप उसको पहले किस में कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियसली पूरे साल की सैलरी निकालोगे फिर कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पर एनम है तो हम एज इट इज लेंगे। तो बोलते हैं फर्स्ट साल इनकी 12 लाख थी, दूसरे साल 24 लाख, तीसरे साल 36, 48 एंड उसके बाद 60 लाख इनकी रेम्यूनरेशन थी 5 साल तक, ठीक है। ये पूरा तय हो गया था क्योंकि जब अपॉइंटमेंट होता है तो सारी चीजें तय हो जाती है। फाइन। मिस्टर एक्स क्या थे, एमडी थे फॉर 5 years। अब अलग अलग सिनेरियोज देखो, इनको रिमूव करा मतलब ये हटे कंपनी से 1 साल के बाद ही, 1 साल काम किया उसके बाद ये हट गए, तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज रेम्यूनरेशन इनटू रेसिडुअल पीरियड, एंड एवरेज रेम्यूनरेशन कितना है कि एक्चुअल पीरियड वर्कड और हमारा 3 years विच एवर इज लोअर। देखो एवरेज रेम्यूनरेशन एक्चुअल पीरियड वर्क और 3 years विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितने साल बाद रिमूव हुए, आफ्टर 1 year। फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि भाई अगर हम हमारा फॉर्मूला देखें एवरेज रेम्यूनरेशन इनटू रेसिडुअल पीरियड, ठीक है, तो अगर मैं रेसिडुअल पीरियड इनका निकालूं यहाँ पे, तो मैंने बोला कितने साल बचे हैं उनके अभी जॉब में, 5 साल का टेन्योर था, 1 साल बाद रिमूव हो गए, तो मतलब 4 साल मेरे रिमेनिंग है और 3 years विच एवर इज लोअर, तो 3 साल लोअर है। एवरेज रेम्यूनरेशन का पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, जितने साल काम किया है और 3 years विच एवर इज लोअर, तो उन्होंने कितने साल काम किया है, 1 साल और 3 साल विच एवर इज लोअर, लोअर इज 1 year, 1 year की रेम्यूनरेशन हमें पता है 12 लाख थी, तो हमने क्या किया 12 into 3 किया, तो इतना कॉम्पेंसेशन कंपनी देगी। थर्ड सेकंड केस है कि इन्होंने रिमूव हुए ये 3 साल बाद, मतलब 5 साल का टेन्योर है, 3 साल बाद रिमूव हो गए, तो रेसिडुअल पीरियड कितना बचा, 2 साल और 3 साल विच एवर इज लोअर, दैट इज 2 years। एंड हमारा एवरेज रेम्यूनरेशन क्या है, जितने साल इन्होंने काम किया है और 3 years विच एवर इज लोअर, तो दोनों के केस में इक्वल है 3, तो हम क्या करेंगे
3 साल की रेम्यूनरेशन को कैलकुलेट करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 जो कि आएगा 24 लाख और इंटू 2 क्योंकि हमारा रेसिडुअल पीरियड हमने कैलकुलेट किया था तो ये कंपेंसेशन बनता है। अगर केस आता है हमारा लास्ट मतलब हमारे 4th ईयर में अगर इनको निकाला गया है तो रेसिडुअल पीरियड 1 और 3 विच एवर इज लोअर, तो हमने बोला 1। अब बात आती है इसकी जो हम एवरेज लेंगे, एवरेज में हमने क्या बोला, जितने साल काम किया है या 3 साल विच एवर इज लोअर, तो इस केस में 4 और 3 विच एवर इज लोअर इज कमिंग टू 3। तो अब बोल रहे हैं अब आप इसकी रेम्यूनरेशन, क्वेश्चन आता है कि आप इसकी इनकी रेम्यूनरेशन पहले 3 साल की निकालोगे या फिर लास्ट 3 साल की, जित मतलब यहाँ से निकालोगे या ऊपर से लोगे। तो हमने बोला अगर 4th ईयर वाला केस है तो हम इनकी जो रेम्यूनरेशन का जो कैलकुलेट करेंगे ना वो नीचे से करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे 4 3 2 रादर देन 1 2 3 निकाल लेने के लिए हम ऐसे करेंगे 4 3 2। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज रेम्यूनरेशन फॉर 3 इयर्स, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, कितने साल काम किया या 3 इयर्स विच एवर इज लोअर, तो 4 साल काम किया कंपेयर किया 3 से, लोअर क्या आया 3 आया। अब 3 साल की एवरेज रेम्यूनरेशन निकालनी है तो हम नीचे से निकालेंगे अगर मेरा 4th ईयर वाला केस है तो, अदरवाइज इससे पहले जो हम ऊपर से ही कैलकुलेट करे थे लेकिन यहाँ पे हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। जैसे ये 4th ईयर 3rd ईयर 2nd ईयर, इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 जो आएगा 36 लाख एंड हमने रेसिडुअल पीरियड कैलकुलेट किया था 1 आया था, तो मतलब आंसर क्या हुआ, कंपनी कितना देगी 36 लाख इनको क्या देगी, कॉम्पेंसेशन देगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज नोट कर ली है, फॉर्मूला नोट कर लिया है, यू आर वेरी वेल वर्स विद इट, तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर पाओगे। बट ध्यान रखना कि ये जो रेम्यूनरेशन अगर पर मंथ दी है तो आपको पहले पूरे साल की कैलकुलेट करनी है। ये ऑलरेडी साल की थी तो इसलिए हमने डायरेक्टली ले लिया, अदरवाइज हम इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करके साल की निकालोगे। फाइन, ये सारी चीजें भी वही हैं कि किस किस केस में कॉम्पेंसेशन नहीं देना बनता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया होगा, प्लस हमने अमेंडमेंट्स भी कवर करी हैं। नाउ आपका काम है डिसाइड करना कि आपने एग्जाम कब है एंड अकॉर्डिंगली आपको उस अमेंडमेंट को कवर करना है। अगर आपका एग्जाम अपकमिंग मंथ्स में, अपकमिंग इन द सेंस कि आपका एग्जाम सपोज दिसंबर 21 में है, तो डेफिनेटली वो आप पे जो अमेंडमेंट है वो अप्लाई करती है। जस्ट इन केस आपका एग्जाम जून में है या फॉर एनी रीजन आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में है तो ऑब्वियसली वो अमेंडमेंट आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप उसी हिसाब से पढ़ो एंड ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से, मैं बोल रही हूँ मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं जितना अच्छे से मैं समझा सकती थी, जितने अच्छे से शांतनु सर नोट्स बना सकते थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नाउ इट्स योर टर्न to learn it, to solve these kind of question. अगर कोई doubt है you can ask me anytime, you can WhatsApp me, obviously times are official times only, you can WhatsApp me and I'll reply to you as soon as possible। मिलते हैं next class में, till then take care।